Hello student, welcome to फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस सहरसा। आज फिर हम आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन में कुछ पीछे वाले कोर्स का मतलब वीडियो नंबर 2 का जो बताए थे कि लेट बराबर 13 वर्ब होते हैं जो इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस को, उसी के बारे में और कुछ बताना है कि बहुत सारा इस इंग्लिश स्पोकन उसी 13 वर्ब पे डिपेंड करता है, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज उसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। तो आइए, हमने आप लोगों को बताया था कि लेट बराबर 13 मॉडल्स वर्ब है, मॉडल्स वर्ब है, जिसको मैंने लिख डाला है। इसका मतलब हो गया कि वह 13 वर्ब फ्यूचर टेंस में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाएगा, सबका अलग अलग अर्थ हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, लेट मी राइट इंग्लिश, लेट मी राइट इंग्लिश, इसका अर्थ हुआ मुझे अंग्रेजी लिखने दो, या मुझे अंग्रेजी लिखने दिया जाए, या मैं अंग्रेजी लिखूं, ये अर्थ हो गया। रिक्वेस्ट के बोध में आ गया, ठीक है। अब यहाँ लेट के बारे में हम बताए थे, लेट बराबर 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं, तो इसको अब हम एक एक मॉडल में तोड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। जैसे मी बराबर फर्स्ट पर्सन है तो आई हो गया। अब मान लो लेट बराबर दे दें हम शल, तो आई शल राइट इंग्लिश, आई शल राइट इंग्लिश। अब इसका अर्थ हो जाएगा मैं अंग्रेजी लिखूंगा, ही विल राइट इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिखेगा। इसका अर्थ हो गया कि समान रूप से जो काम हो रहा है वो आने वाले समय में भी होगा, यही अर्थ हो गया। ये भी तो लिख सकते हैं, आई कैन राइट इंग्लिश। अब यहाँ आ गया कैन, तो कैन क्या बताएगा, ये भी तो हो जाएगा आई मे राइट इंग्लिश। इसका अर्थ हो गया मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, इसका अर्थ हुआ मुझे अंग्रेजी लिखने की अनुमति दी जाए, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आई मस्ट राइट इंग्लिश। बहरहाल जितने मॉडल वर्ब हैं वो सब्जेक्ट के बाद आ सकता है, लेकिन सब का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। बोलने के लिए सबका अर्थ अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आ गया शल, तो लिखिए, बोलने के लिए शल और विल का प्रयोग किया जाता है, जो सिमिलर रूप से फ्यूचर टेंस को बताता है, ठीक। सिमिलर रूप से फ्यूचर टेंस को बताता है। जैसे देख लीजिए भाई, आई शल राइट इंग्लिश। इसका अर्थ हो गया कि मैं अंग्रेजी लिखूंगा, मैंने पहले भी लिखा था, अब भी लिखूंगा, आने वाले समय में भी लिखूंगा, यही अर्थ हो गया। तो आप लोग टेंस में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ शल लगता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। लेकिन
अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पक्का का बोध हो जाए तो शल और विल में रिप्लेसमेंट हो जाता है, जो टेंस में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये भी हम लिख सकते हैं आई विल राइट इंग्लिश, ये भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि मैं अवश्य अंग्रेजी लिखूंगा, या ये अर्थ हो गया, या मुझे पक्के रूप से मुझे अंग्रेजी लिखना है, ये अर्थ हो गया। जो भी कीजिएगा वही हो जाएगा। निश्चितता होने पर शल और विल में रिप्लेसमेंट हो जाता है, ये टेंस का रूल है। तो चलिए भाई अब आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद आ गया है कैन। तो चलिए भाई, कैन से भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन कैन का अर्थ, कैन का अर्थ कैपेसिटी, CAPICITY, कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर आदि के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन स्पीक I can speak English, क्या अर्थ हो गया? ये अर्थ पावर को दिखाता है, पावर या कैपेसिटी को दिखाता है। मतलब मुझ में क्षमता है, क्या करने के लिए? अंग्रेजी बोलने के लिए। तो क्षमता को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। आ रहा विद्यार्थियों समझ में? मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ जाता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आ जाइए। एक नोट में याद रखिएगा, नोट कैन के साथ इन्फिनिटिव छुपा रहता है, छुपा रहता है। इन्फिनिटिव का मतलब किसी मेन वर्ब के पहले टू लगने से वो उसका नाम इन्फिनिटिव हो जाता है और वो नाउन बन जाता है। जैसे देख लीजिए, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये वाक्य एकदम बराबर होगा। आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन याद रखिएगा, जब भी बोलिएगा स्पीक के पहले टू नहीं लगाइएगा। ये कैन के अंदर टू का पावर शामिल है, माने फ्यूचर टाइम शामिल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आ गया बेटा, कैन का पास्ट रूप कुड होता है। बंद कर बेटा। चलिए अब
आई के साथ मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई के साथ मे, आई मे राइट इंग्लिश, राइट इंग्लिश। ऐसे आई मे राइट इंग्लिश, ऐसे मे का शाब्दिक अर्थ सकना बता रहा है। कैन मने भी सकना, मे मने भी सकना, लेकिन ये अंतर है। बोलने के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मे का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है टेक परमिशन, टेक परमिशन, परमिशन, या एलाउ परमिशन। एलाउ परमिशन, एलाउ परमिशन, टेक परमिशन या एलाउ परमिशन। और एक तो होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना, मतलब अनुमति मांगने के लिए, अनुमति देने के लिए और संभावना को व्यक्त करने के लिए मे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बातचीत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप ही लोग बोलते हैं आकर के, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। क्या अर्थ हो गया? मैं अंदर आ सकता हूं। नहीं, आप अनुमति मांग रहे हैं, मैं अंदर आऊं। मे आई कम इन सर, जो आप लोग बोलते हैं, आते हैं जब बोलते हैं तो अब सर जी कहते हैं, हाँ हाँ आइए आइए अंदर आइए। तो बेटा हम ये अनुमति दे रहे हैं, एलाउ परमिशन, तो उसमें हो जाएगा यू मे कम इन, यू मे कम इन माय डियर। यू मे कम इन माई डियर, इसका अर्थ हो गया तुम अंदर आ सकते हो। इसमें अनुमति मांग रहे हैं, इसमें अनुमति दे रहे हैं। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? अब बेटा तो आ गया, क्या था? पॉसिबिलिटी, पूरा संभावना। अगर पूरा संभावना है, जैसे आज देख लो आकाश में बादल छाए हुए हैं, काले काले बादल हैं, दिन में बूंदा बूंदी वर्षा भी हो रही है, तो संभावना है कि आज रात में बारिश हो। तो ये हम लिख सकते हैं इट मे रेन टुनाइट। आज रात पूरा संभावना है वर्षा होने का। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो फिर अब आते हैं मे और कैन का। तो याद रखिए, मे और कैन का पास्ट रूप मे और कैन का पास्ट रूप माइट और
कुड होता है, माइट और कुड होता है। तो ये भी फ्यूचर टाइम को बताएगा, लेकिन दोनों में अंतर है। बीते हुए पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कुड रन फास्टली, I could run fastly when I was young. देखिए क्या अर्थ हो गया। मैं तेज दौड़ सकता था, When I was young, जब मैं जवान था, मैंने जवानी के वक्त में मैं तेज दौड़ सकता था, लेकिन दौड़े नहीं, काम हुआ नहीं। मैंने आने वाले समय भूतकाल के पावर को हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत है? ठीक उसी तरह से संभावना को लिए, अनुमति के लिए माइट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे बहुत कम संभावना के लिए, नहीं के बराबर, माइट का प्रयोग हो सकता है। जैसे इट माइट रेन, इट माइट रेन टू नाइट। बहुत कम संभावना है कि आज रात वर्षा होगी, लेकिन हो भी सकती है। तो बहुत कम संभावना का अगर बोध हो तो सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग यही बोलचाल में होता है। और क्या होता है, समझ में आ गया? चलते हैं अब आगे हम लोग। अब लिखिए बेटा, एक्सट्रीमली पोलाइट, extremely polite, extremely polite, extremely polite को एक्सट्रीमली पोलाइट को बोलने के लिए माइट, कुड, वुड का प्रयोग शुरू में किया जाता है, शुरू में किया जाता है। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी का लिखते लिखते कलम रिफिल समाप्त हो गया और मेरे पास पेन है, आप हमसे मांगिएगा। कैसे मांगिएगा? एक्सट्रीमली पोलाइट कीजिएगा, मतलब अत्यंत विनम्रता प्रकट कीजिएगा। तो उसके बोलने के लिए आप माइट, कुड या वुड का प्रयोग करेंगे। कहाँ? वाक्य के शुरू में। इसलिए आप बोल सकते हैं, क्या बोलना है? might
I take, might I take your pencil, might I take your pencil। इसका अर्थ हो गया मैं आपकी कलम ले लूं सर, मतलब पूरा विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। इसके जगह पर कुड भी लिख सकते हैं, कुड आई टेक योर पेन सर। इसके जगह पर वुड भी लिख सकते हैं, वुड आई टेक योर पेन सर। सभी बोलने के लिए सही है, कोई गलत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग फिर मे पर लौटते हैं। ये मे है क्या चीज़ है ना बेटा, याद रखिएगा। मे कहाँ से निकला? तो लिख लीजिए, ऐसा वाक, ऐसा वाक जिससे ब्लेसिंग या कर्स या विश आदि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी बोलचाल के लिए इसके जैसा आसान कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करना है। बस सिर्फ एक वर्ड मेक पर ध्यान दीजिएगा, उसका प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बाकी जितना हिंदी आपके दिमाग में है जो बोलना चाहते हैं उसको लिख देंगे। जैसे लिखे, जैसे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसका अर्थ हो गया आप जुग जुग जिए। ये आशीर्वाद में आ गया, ब्लेसिंग में आ गया, ये ब्लेसिंग में आ गया, आशीर्वाद के लिए आ गया। मे यू लिव लॉन्ग, आप में नहीं भी लगा सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, ये भी बोल सकते हैं, लिव लॉन्ग यू, लिव लॉन्ग यू, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है और कोई गलती नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये आशीर्वाद है, ये वाक है ही नहीं। आशीर्वाद है या अभिशाप है या मनोकामना है, यही है। इसलिए इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन बोलने के लिए कोशिश कीजिएगा कि मैं का प्रयोग वाक्य के शुरू में, शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर देने से अच्छा रहता है। जैसे मांगिए, आप तो हमसे एक किताब मांगिए रिक्वेस्ट करके, तो आप बोल सकते हैं, मे आई टेक
योर मे आई टेक योर बुक। इसका अर्थ यही हो गया, मैं आपकी किताब लूं, ये भी बोल सकते हैं। माइट आई टेक योर बुक, ये भी बोल सकते हैं। आई टेक योर बुक माइट, ये भी बोल सकते हैं। माइट आई टेक योर बुक, ये भी बोल सकते हैं। जो भी आए बोल से, इसके बनाने का कोई नियम नहीं है। जैसे पंडित जी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आशीर्वाद के रूप में पंडित जी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो। बहुत बड़ा वाक्य है। दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो। मान लो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं हम, यही आशीर्वाद देना है। मान लो हम पंडित जी हैं, तुम्ही में से कोई आया हमारा पैर छू लिया, अब हम तुमको एक आशीर्वाद दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, क्या? दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो। तो बेटा इसमें सिर्फ वर्ड को देखिए आप, कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। हो सके तो मे का प्रयोग लगाइए शुरू में, नहीं भी लगा सकते हैं, सिर्फ उस हिंदी का अंग्रेजी बोल देना, हो गया। क्या बोलना है? दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो। तो देख लो बेटा, लगा दिए मे यू प्रोग्रेस, may you progress, prosper, leaps and bounds. May you progress, prosper, leaps and bounds। हो गया। दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो गया। ये भी हो जाएगा बेटा, प्रोग्रेस, prosper, leaps and bound। leaps and bounds, ये भी हो गया। ये भी हो जाएगा, prosper, leaps and bounds, progress you, ये भी होगा। prosper, leaps and bounds, prosper, leaps and bounds, progress you, ये भी हो गया। कितना आसान है आशीर्वाद, अभिशाप वगैरह को बोलने के लिए, विश को बोलने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ बच गया बेटा हम लोग का, मस्ट बच गया, नीड बच गया, यूज टू बच गया, आउट टू बच गया। आशा है कल के वीडियो में ये डाल देंगे। बाकी रेस्ट इज ओके।